हेलो स्टूडेंट्स, आज बीएससी फर्स्ट ईयर यूनिट सेकेंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो पोर्शन हम देखेंगे वो है वेस्पर थ्योरी। वेस्पर थ्योरी के बारे में आप ट्वेल्थ और 11th क्लास में भी थोड़ा बहुत पढ़ चुके हैं। आज हम देखेंगे वेस्पर थ्योरी वॉज सजेस्टेड बाय सिडविक एंड पॉलिन इन 1940। इट वॉज डेवलप्ड बाय गेप्सी एंड नाइकहोम। ये नाम को आप याद रखिए। इन्होंने 1957 में वेस्पर थ्योरी को इंट्रोड्यूस किया था। Actually, based on that is polyatomic molecule, the direction bonds around the central atom depend on the total number of bonding and non-bonding electron pair in its valence shell. Actually होता ऐसा है कि अगर हम सेंट्रल मेटल एटम के चारों तरफ जितने भी चीज़ें प्रेजेंट हैं उनके हमें बॉन्डिंग पेयर और लोन पेयर दोनों को कैलकुलेट करके उसकी शेप और उसकी ज्योमेट्री, दोनों बातों में फ़र्क है। शेप अलग चीज़ होती है, ज्योमेट्री अलग चीज़ होती है, या स्ट्रक्चर बोल दें, उनको हम डिटरमाइन करते हैं बाय द हेल्प ऑफ वेस्पर थ्योरी। द शेप ऑफ मॉलिक्यूल इज़ डिटरमाइंड बाय द रिपल्शन बिटवीन ऑल द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द वैलेंस शेल। जो वैलेंस शेल में जो प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनके रिपल्शन होने के बाद ही हमें मालूम पड़ता है कि उसकी शेप एक्चुअली में कैसी निकल के आएगी मॉलिक्यूल की। इलेक्ट्रॉन पेयर इन द वैलेंस शेल ऑफ द सेंट्रल एटम रिपेल ईच अदर एंड अलाइन देमसेल्फ टू मिनिमाइज दिस रिपल्शन। इलेक्ट्रॉन शेल अपने आप को ऐसे अलाइन करके रखेंगे कि उनके बीच में मिनिमम रिपल्शन लगे। अगर मैक्सिमम रिपल्शन होगा तो डेफिनेटली वो स्ट्रक्चर ही डिस्ट्रॉय कर जाएगी, वो बनेगी ही नहीं। और जो लोन पेयर होते हैं वो टेक अप्स मोर स्पेस अराउंड द सेंट्रल एटम, वो मोर स्पेस लेंगे अराउंड द सेंट्रल एटम देन द बॉन्ड पेयर। वो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो लोन पेयर होते हैं, अगर हम आपको ध्यान हो, हम लोन पेयर को कुछ इस तरीके से लिखते हैं। अगर वो मेटल में है तो दूसरी तरफ उनके पास कोई है ही नहीं जो उनको कंट्रोल कर सके, इसलिए ये ऐसे फैल जाते हैं। जबकि जो बॉन्ड पेयर होते हैं उसके इस तरफ भी कोई लिगेंड जुड़ा हुआ होता है, तो ये बीच में सेंट्रलाइज रहते हैं, इसलिए ये फैलते नहीं हैं। जबकि अगर हम लोन पेयर की बात करें तो उनके दूसरी तरफ कुछ नहीं होता है जो उनको फैलने से रोक सके, इसलिए वो ज़्यादा जगह घेरते हैं। जबकि जो बॉन्ड पेयर होते हैं वो कभी इतनी जगह नहीं लेते हैं। लोन पेयर अट्रैक्ट टू वन न्यूक्लियस बट बॉन्ड पेयर इज शेयर्ड बाय टू न्यूक्लियाई। ये आपको मैंने अभी बताया। अगर मेरा लिगेंड मेटल है, उस पर जो लिगेंड है, अब इसको इसके न्यूक्लियस ने भी कंट्रोल किया हुआ है, इसके न्यूक्लियस ने भी कंट्रोल किया हुआ है। और अगर आप लोन पेयर की चीज़ देखेंगे तो वहाँ पर इस किस्म का कोई कंट्रोल नहीं होता, क्योंकि लोन पेयर एक ही एटम के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, दूसरी तरफ से उसके पास कोई न्यूक्लियस नहीं होता। द मिनिमम रिपल्शन टू द स्टेट, मैक्सिमम एनर्जी एंड मैक्सिमम स्टेबिलिटी ऑफ द मॉलिक्यूल। आपकी जितनी एनर्जी मिनिमम होगी उतना ही वो मैक्सिमम स्टेबल होगा और वो मॉलिक्यूल बनेगा। सेकेंड, जो अब जो पॉस्टुलेट्स जो हमने इसके बाद ये तो एक इंट्रोडक्शन है वेस्पर थ्योरी का। उसके बाद उसके पॉस्टुलेट्स थे। पहला पॉस्टुलेट्स उसका ये था, इफ़ ऑल इलेक्ट्रॉन्स पेयर अराउंड द सेंट्रल मेटल आर बॉन्ड पेयर एंड देयर आर नो लोन पेयर। कुछ ऐसे एटम थे जिनके पास लोन पेयर प्रेजेंट ही नहीं है, उनके पास सिर्फ बॉन्ड्स पेयर है, तो जो उनकी शेप होगी मॉलिक्यूल्स की डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। उस केस में वो सिर्फ नेचर ऑफ हाइब्रिडाइजेशन से जो कैलकुलेट करके जो शेप निकल के आएगी वो ही उनकी शेप होती थी। अगर आपको याद हो तो हम sp की लीनियर बोलते थे, sp2 की जो शेप बोलते थे वो हम ट्रायंगल बोलते थे, sp3 की जो बोलते थे वो टेट्राहेड्रल बोलते थे। तो अगर कोई मॉलिक्यूल ऐसा है जिसके पास कोई भी लोन पेयर प्रेजेंट नहीं है तो उस केस में उसकी शेप अकॉर्डिंग टू हाइब्रिडाइजेशन ही होगी। हम n है नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन सेंट्रल एटम प्लस नंबर ऑफ यूनिवैलेंट प्लस माइनस चार्ज बाई डिवाइड बाई 2, ये हमारा हाइब्रिडाइजेशन निकालने का फॉर्मूला होता है। इससे हम पहले मॉलिक्यूल का हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे, उसके सेंट्रल मेटल के उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन चेक करेंगे, फिर उसमें यूनिवैलेंट कितने एटम हैं उनको चेक करेंगे, फिर उसके बाहर कितना चार्ज है उसको डिवाइड बाई 2 करेंगे। ऐसा करने के बाद हमें हमारी हाइब्रिडाइजेशन मिल जाती है कि उसका हाइब्रिडाइजेशन कैसा है। जैसे कि यहाँ कुछ मॉलिक्यूल्स का दिखाया भी गया है। अगर आप लीनियर में देखें, अगर मैं सिंपल सबसे छोटा एग्जांपल BCl2 को लेऊँ
इसका कैलकुलेट करने की अगर हम कोशिश करें तो आप देखिए जो बी के पास जो लोन लास्ट में वैलेंस शेल जो होते वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वो 2 होते हैं, उसके ऊपर जो 2 यूनिवैलेंट जुड़े हुए हैं वो भी 2 जुड़े हुए हैं, 2 + 2 डिवाइड बाई 2, और अगर उसके ऊपर कोई चार्ज है नहीं, अगर उसको डिवाइड बाई 2 करेंगे तो वो आया 4 डिवाइड बाई 2 और उसका आंसर आया 2। तो यहाँ हाइब्रिडाइजेशन से 2 आ गया, उसकी शेप वही होगी। इस तरीके से यहाँ बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं जिनमें आप ये चीज़ कैलकुलेट कर सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू हाइब्रिडाइजेशन उनकी फिर शेप क्या होगी। अगर 2 हैं तो उनकी शेप लीनियर होगी। sp2 होगा तो उस पर जो बॉन्ड पेयर्स होते हैं वो 3 आते हैं, तो उसकी जो शेप होती है वो प्लेन ट्रायगोनल आती है। sp3 की टेट्राहेड्रल आती है, sp3d की स्क्वायर प्लेनर आती है, sp3d की ट्रायगोनल बाइपिरामिडल आती है, sp3d2 की ऑक्टाहेड्रल आती है और sp3d3 की पेंटागोनल बाइपिरामिडल आती है, जहाँ पर सबसे मैक्सिमम 7 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये सब के सब बॉन्ड्स पेयर है, यहाँ लोन पेयर अभी तक कहीं इंट्रोड्यूस नहीं हुआ है। इसके बाद की जो चीज़ आती है वो है सेकंड पॉस्टुलेट। सेकंड पॉस्टुलेट्स में क्या बोला है ऑथर ने, इफ़ ऑल इलेक्ट्रॉन्स पेयर अराउंड द सेंट्रल एटम आर नॉट बॉन्डेड पेयर। पहली कंडीशन है जब हमारे सिर्फ और सिर्फ बॉन्ड्स पेयर है, लेकिन यहाँ सेकंड में है नॉट बॉन्ड पेयर, कुछ बॉन्ड पेयर नहीं है। देयर आर सम लोन पेयर ऑल्सो, देन मॉलिक्यूल पोजेस ए डिस्टॉर्टेड शेप बिकॉज द लोन पेयर रिपल्शन बॉन्ड पेयर रिपल्शन एंड देयर रिलेटिव ऑर्डर इज दिस। इस कंडीशन में जो उनका रिलेटिव ऑर्डर होता है वो कुछ अलग आता है। लोन पेयर के बीच में रिपल्शन सबसे ज़्यादा होता है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर के बीच में फिर कम होता है, और बॉन्ड पेयर के बीच में बहुत ही कम रिपल्शन होता है। इससे क्या होता है, इससे इनकी शेप को बहुत फ़र्क पड़ता है। देखिए अगर आप यहाँ गौर से देखेंगे तो इसके शेप में क्या हो रहा है, ये देखिए इसकी शेप में क्या है, एक 120 एंगल है, लेकिन एक जैसे ही यहाँ बॉन्ड पेयर आ गया तो उस कंडीशन पे इसके एंगल में थोड़ा सा फ़र्क आएगा। यहाँ पर देखिए एक लोन पेयर है, यहाँ 2 आ गए। अब इन स्ट्रक्चर्स को गौर से देखिए, इन सब में एक एक, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, फिर यहाँ 1, फिर यहाँ 2, फिर यहाँ 1, यहाँ 2। अब आप इनका रेगुलर स्ट्रक्चर देखिए, इस वाली कंडीशन में 120 है, जैसे ही हम इधर की तरफ आएंगे तो इसकी ट्रायगोनल शेप होती है, लेकिन इस लोन पेयर के आने की वजह से इसकी शेप बेंट हो जाती है। यहाँ इसकी शेप टेट्राहेड्रल होती है, लेकिन एक लोन पेयर आने से इसकी जो शेप होती है वो ट्रायगोनल बाइपिरामिडल बन जाती है, और 2 आने से इसकी शेप बिल्कुल बेंट हो जाती है। यहाँ पर जो इसकी शेप होती है ट्रायगोनल बाइपिरामिडल होती है, यहाँ आने से सीसॉ टाइप की शेप बन जाती है, और इसमें आने पे उसकी शेप टी टाइप की बन रही है। इस कंडीशन में उसकी ऑक्टाहेड्रल होती है, और यहाँ आने पर स्क्वायर पिरामिडल बनती है, और जब इसमें आती है तो इसकी शेप स्क्वायर प्लेनर बन जाती है। तो जैसे जैसे आपने लोन पेयर को इंट्रोड्यूस किया वैसे वैसे शेप में फ़र्क आता गया और शेप अलग अलग होती चली जाती है। तो हमारे कहने का मतलब यही है कि हमें ये लोन पेयर चेक करने होते हैं कि कहाँ कितने हैं, उसी के बाद ही हम उसके की शेप को बता सकते हैं। और इनका जो रिपल्शन ऑर्डर है ये मैंने आपको पहले भी बताया है, क्योंकि इस जहाँ लोन पेयर 2 आ गए वहाँ और ज़्यादा शेप अलग होती जाती है। इसके बाद ऐसा भी होगा कि जो रिपल्शन स्ट्रेंथ होती है वो ट्रिपल बॉन्ड में सबसे ज़्यादा होती है, डबल बॉन्ड में फिर कम, और सिंगल बॉन्ड में बिल्कुल कम होती है। अब आता है थर्ड पॉस्टुलेट। इट डील्स विद द बॉन्ड एंगल ऑफ मॉलिक्यूल। पहला जो पॉस्टुलेट है वो डील्स कर रहा है सिर्फ बॉन्ड पेयर को, सेकंड जो पॉस्टुलेट है वो डील कर रहा है सिर्फ लोन पेयर को, और थर्ड जो पॉस्टुलेट है वो डील कर रहा है बॉन्ड एंगल को। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन एंड परसेंटेज एस कैरेक्टर। यहाँ अब आ जाएंगे परसेंटेज एस कैरेक्टर इंक्रीजेज, बॉन्ड एंगल इंक्रीजेज। अगर ये इंक्रीज होगा तो आपका बॉन्ड एंगल भी इंक्रीज होगा। If the number of lone pair increases, the bond angle increases। यहाँ सब चीज़ें थर्ड पॉस्टुलेट में हमें तीनों चीज़ मिल रही है, परसेंटेज एस कैरेक्टर इंक्रीज, परसेंटेज बॉन्ड एंगल भी इंक्रीज हो जाएगा, और नंबर ऑफ लोन पेयर भी इंक्रीज हो जाएंगे।
इसको आइए हम देखेंगे आगे एग्जाम्पल से। फोर्थ पोस्टुलेट डील करता है इफ ऑल इलेक्ट्रॉन पेयर अराउंड द सेंट्रल एटम आर बॉन्ड पेयर एंड ऑल सराउंडिंग एटम्स आर आइडेंटिकल, देन चेंज ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन सेंट्रल एटम एज वेल एज इन सराउंडिंग एटम सो पजेस आइडियल शेप। अगर आपके चारों तरफ जो प्रेजेंट है उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबकी सेम है तो उसकी आइडियल शेप आएगी, अदरवाइज नहीं आ सकती। और बॉन्ड पेयर भी चारों के सेम होना चाहिए। तो जहाँ पर भी हम आइडियल शेप की बात करेंगे उस कंडीशन में जो वेस्पर थ्योरी है उसने कहा है कि वही आइडियल शेप आती है जहाँ पर कि जो बनने चारों जुड़ने वाले जो लिगेंड है वो भी सेम होने चाहिए, एज वेल एज उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी सबकी सेम होनी चाहिए। प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम cause slight distortion of the bond angle from the ideal shape। आपका जैसे ही लोन पेयर आ जाता है उससे आपकी जो आइडियल शेप है, जैसे आइडियल शेप अगर हमें टेट्राहेड्रल की sp3 की कंडीशन में अगर हम टेट्राहेड्रल की आइडियल शेप को माने तो जैसे ही उस पर एक लोन पेयर आता है तो उसकी जो शेप होती है बेंट हो जाती है। और जो द मैग्नीट्यूड ऑफ रिपल्शन बिटवीन बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिपेंड ऑन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन द सेंट्रल एटम एंड द अदर एटम्स में होता है। स्टेप्स इन प्रेडिक्शन ऑफ ज्योमेट्री। तो अब आपने देखा कि हमें टोटली जो स्टेप्स लेनी होंगी वो कौन कौन सी लेनी होंगी। फर्स्ट है आप देखेंगे कि सेंट्रल एटम कैसा है, उसके बाद उसके इलेक्ट्रॉन्स डॉट स्ट्रक्चर एंड ड्रॉ डायग्राम बनाएंगे, उसका इलेक्ट्रॉन देखेंगे, फिर आप उसके इलेक्ट्रॉन्स पेयर निकालेंगे, उसके बाद उसके बॉन्डिंग पेयर्स आएंगे और लास्ट में ज्योमेट्री डिसाइड होगी कि उसके कितने बॉन्डिंग पेयर्स वहाँ पर अवेलेबल हैं। शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल कंटेन बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ओनली। केवल और केवल जो शेप डिफाइन होती है वो बॉन्डिंग पेयर से होती है, कभी भी लोन पेयर से उसकी शेप डिफाइन नहीं होती है। जैसे कि अगर मैंने नाइट्रोजन अमोनिया की बात करें तो इस पे ऐसे करके 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए होते हैं और एक लोन पेयर होता है। इस लोन पेयर के होने की वजह से इसकी शेप में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो इसका ट्रायंगुलर शेप है वो इसके इन 3 हाइड्रोजन की वजह से होता है। तो जो शेप में जो रोल प्ले होता है वो केवल और केवल बॉन्ड पेयर का होता है, लोन पेयर का उसमें कोई रोल नहीं होता। थैंक यू वेरी मच।